आइए आज आपका परिचय कराते हैं हमारे मुख्य पात्रों से। सबसे पहले मिलते हैं डॉक्टर और उनकी वाइफ सुमित्रा से। डॉक्टर पेशे से रेडियोलॉजिस्ट और सुमित्रा हाउसवाइफ। दोनों को दूसरों की जिंदगी में बहुत दिलचस्पी है। ये है वरुण और शलाका। दोनों पेशे से टीचर्स हैं। पेशा एक जरूर है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यह है पराग और आदिति। पराग एक कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है और आदिति एक बैंक में काम करती है। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। इन सब में अभिषेक ही एक ऐसा है जो बैचलर है और पेशे से ये इंटीरियर डेकोरेटर। ये सारे पिछले कई सालों से दोस्त हैं और हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी ये मिल रहे हैं। लगता है आज कोई कॉस्ट्यूम पार्टी है। चलो इनकी पार्टी में शामिल होते हैं। चाय ठंडी हो रही है। सुमित्रा, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। क्या? मतलब अगर हमारी पार्टियों में ऐसा सब कुछ होने वाला है तो एक दूसरे से रिश्ता बनाए रखने में मतलब क्या है? देखो, तुम इतना एक्सट्रीम डिसीजन मत लेना प्लीज। एक्सट्रीम? एक्सट्रीम मतलब किसी से गलती से कुछ अगर ऐसा गलती से तुम ये कहना चाहती हो कि हम में से किसी को गलती से ऐसा लगा कि उसके बगल में जो औरत बैठी है वो उसकी बीवी है, उसने फिर गलती से उसे किस कर दिया और फिर गलती से उसने उसे थप्पड़ मार दिया। अरे गलती से मतलब मेरा कहना है कि शराब के नशे में। चाहे जितनी शराब पी हो उसने। लियो लियो। अच्छा, अगर ये लियो उसके सामने आता तो क्या वो उसे भी किस करता? क्या? अरे शराब के नशे में जो दिमाग में उबल रहा होता है ना, वही बाहर आता है। लेकिन मुझे एक बताओ, तुम उस किस लेने वाले की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? मैं कहाँ तरफदारी कर रही हूँ, मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ, उसने जो भी कुछ किया है, वो जैसा भी बर्ताव किया है तो हमारा दोस्त ही ना। दोस्त? तुम उसे अपना दोस्त कहना चाहती हो जिसने बिजली के जाते ही अंधेरे का फायदा उठाकर हम में से ही किसी एक की बीवी को जबरदस्ती किस कर लिया। और वो इतनी हिम्मत इसलिए जुटा पाया क्योंकि उसे पूरा यकीन था सारे करीबी दोस्त है उसे माफ कर देंगे। पर हर एक गलती को माफ करने के लिए मेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है। चलो उसे मैं एक बार माफ कर भी देता, अगर उसने अपनी गलती मान ली होती तो। और वो बेचारी औरत खुल्लम खुल्ला सबके सामने ये कह भी नहीं सकती थी असल में हुआ क्या था। यानी ये गुंडागर्दी है, आतंकवाद है, आतंकवाद, टेररिज्म। एंड ही इज अ टेररिस्ट। अरे ये हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारे जैसे, हम मिडिल क्लास हैं। हाँ? औरतें शराब पीने लगी और पार्टियों में हम लोग नाचने लगे, इसका मतलब हम लोग हाई सोसाइटी वाले हो गए। हाँ? अरे यहाँ से हम लोग अब भी मिडिल क्लास ही है। हम में से जिस किसी ने भी ये करतूत की है वो उसे कबूल कर ले। करेक्ट? ठीक है, फिर वो अपनी गलती मान ले, आगे जो होगा देखा जाएगा। पर हमें उसे कुछ वक्त तो देना चाहिए ना। चाहे जितना वक्त लेने दो उसे, लेकिन तब तक हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। प्लीज बातों का बतंगड़ मत बनाओ।
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, थोड़ा धीरज रखो। हेलो, तुम इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं उस किस लेने वाले आदमी का तुमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उतरवा रखा है क्या? क्या बात कर रहे? हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम इतनी सुबह सुबह फोन कर रही हो? वरुण, अभी रखो फोन, बाद में बात करते हैं। वरुण मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सुमित्रा, मुझे क्या टेंशन कम है? और फिर भी तुम बोल रहे हो कि बाद में बात करेंगे। तुम्हें तो पता है ना, हाँ? हमारे फोन कॉल की वजह से हम ऑलरेडी सबके हिट लिस्ट में हैं। कल भरी पार्टी में भी हम एक दूसरे से फोन पर ही बात कर रहे थे। ये बात शायद पराग समझ गया होगा। अब कल के इंसिडेंट के बाद अगर किसी को पता चलेगा। किसी को यानी तुम्हारी बीवी को ही ना? नहीं, सिर्फ मेरी बीवी को क्यों? डॉक्टर को पता चल गया तो? डॉक्टर को मैं देख लूंगी, तुम शलाका की सोचो। उसे कोई शक तो नहीं हुआ? पता नहीं, क्या कर रही है वो? सो रही। शलाका अब तक सो रही है? हाँ, कल रात वापस आने के 10 मिनट बाद जो उसने खर्राटे शुरू किए वो अभी तक जारी हैं। ओह गॉड, अगर तुम दोनों ने इस टॉपिक पर अभी तक बात नहीं की तो एक तो तुम्हें नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए या तो तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट खारिज कर देना चाहिए। अरे ऐसा नहीं है, मैंने कल रात आते ही टटोलने की कोशिश की थी। पूछा मैंने उससे कि तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? हाँ, फिर? तुमने तो थप्पड़ नहीं खाया ना, तो क्यों अपना दिमाग खपा रहे हो? चुपचाप सो जाओ, ऐसा बोली वो। यूजलेस। यूजलेस? मेरे पति के हिसाब से तो तुम्हारी बीवी एकदम आइडियल पत्नी है। हाँ, आइडियल पत्नी है। अगर आदमी कोमा में हो ना तो उसकी बहुत सेवा करेगी वो। लेकिन एक जीते जाते इंसान की कोई और भी जरूरतें होती हैं, इस बात का तो उससे कोई एहसास नहीं है। अरे इसीलिए तो मुझे तुम्हारे बारे में। क्या क्या? मेरे बारे में क्या? सुमित्रा प्लीज यार, हम थोड़ी देर में बात नहीं कर सकते क्या? क्यों? अरे मैंने बताया ना, वो सो रही है, अभी थोड़ी देर में उठेगी, चली जाएगी घर से, फिर शांति से बात करेंगे। तब तक तुम भी जरा शांति से। दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे हैं, ऐसे में शांति से खर्राटे मारते हुए पड़े रहने के लिए मैं तुम्हारी बीवी की तरह कोल्ड ब्लडेड नहीं हूं वरुण। अरे मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों गुस्सा हो रही है मेरी बीवी पर यार? वो तुम्हारी बीवी है, सिर्फ तुम्हारी बीवी है, इसलिए मुझे उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना पड़ता है। वरुण, बॉयफ्रेंड की बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करना कितना डिफिकल्ट होता है पता है तुम्हें? और तुम मुझे बार बार कह रहे हो कि शलाका के साथ मैं अच्छा बर्ताव करूंगी, which is not possible। वरुण प्लीज। अभिषेक, अभिषेक तुम इस वक्त। बहुत जरूरी बात करनी है। नहीं, अभी कुछ बात मत करो। तो कब बात करूं? मैं अभी बात नहीं करूं। अभिषेक, सवेरे सवेरे अचानक? अभिषेक, वो मेल पढ़ी तुमने? कौन सी मेल? मेल पढ़ो पहले अपनी। अरे क्या माजरा है? अरे पहले मेल पढ़ो, बाद में बात करेंगे हम। अरे क्या मेल भेजा है तुम लोगों को? हम लोगों को नहीं, हम सबको मेल भेजा है उसने। किसने? पता नहीं। कल हमारी पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो बड़ा घिनौना तो था ही, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमें अभी तक पता नहीं चला है कि असल में हुआ क्या। अगर तुम में से कोई एक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है तो उसे ढूंढ निकालना मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। इसलिए मैंने एक ब्लॉग साइट बनाई है। कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई जानकारी या सबूत अगर किसी के पास है तो प्लीज उसे इस साइट पर अपलोड कीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम में से वो कौन है हो सकता है, इस बारे में आपको कोई अनुमान है तो उसे भी शेयर कीजिए, जिससे ये मामला सुलझाने में आसानी रहेगी। अगर इस साइट पे कोई अपनी गलती मान लेता है तो ठीक है, वरना मुझे फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मदद लेनी होगी। चाची, पर मैं चाहता हूं कि मामला यही निपट जाए। ब्लॉग का लिंक नीचे दिया है, kiss.blogspot.com। साला। हाय पराग। पराग यहाँ पे जरा साइन कर दो ना प्लीज। किस पर सिग्नेचर ले रही हो मेरी? तुम करो तो फिर बताती हूँ। कहीं डिवोर्स पेपर पे तो सिग्नेचर नहीं ले रहे हो ना? पराग प्लीज, मैंने तुमसे कहा था ना कि बैंक का एक नया इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च हुआ है, उसी के लिए। हाँ बताया तो था। आज उसका लास्ट डे है। एनीवे, मैं निकलती हूँ, नहीं तो बैंक पहुँचने में देरी हो जाएगी। बाय।
नई साड़ी? या अच्छी लग रही हो ना? हाँ, बैंक ही जा रही हो ना? तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं, मैं कहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। जिसे जो कुछ भी कहना है वो ब्लॉग पर तो बोल ही रहा है। पराग, क्यों तुम बार बार उस ब्लॉग का टॉपिक निकाल रहे हो? कल पूरा दिन हम लोग ने उसी टॉपिक पे बात की थी ना, और ये भी डिसाइड किया था कि हम लोग फिर से उस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। कल का छोड़ो, अभी अभी तुम्हारे बारे में जो ब्लॉग पर लिखा गया है वो पढ़ो, फिर समझ में आएगा कि मैं फिर क्यों बोल रहा हूँ। पराग, आई डोंट अंडरस्टैंड, किसी ने ये ब्लॉग पे किसी ने नहीं, ये सब करीबी दोस्त हैं हमारे। करीबी? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर वो ऐसा कुछ लिखते हैं तो हम उन्हें करीबी माने या नहीं, ये भी हमें डिसाइड करना चाहिए? उनका इस सब से क्या ताल्लुक है? और उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो कितना सही है और कितना गलत, ये भी तो तुम्हें सोचना चाहिए। किसी ने कुछ भी लिख दिया और तुम धीरे धीरे धीरे, ये हमारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। ओह रियली? तो फिर यहाँ पे ब्लॉग पढ़ना छोड़ो और काम पे ध्यान दो। मैं बैठ सकती हूँ? देखो शलाका, अगर तुम वो परसों के इंसिडेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करने आई हो या मुझे इंटरोगेट करने आई हो तो उस टॉपिक पर बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि तुम एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हो, इसलिए नहीं कि मेरे पति के दोस्त हो। क्या अब मैं बैठ सकती हूँ? हाँ। सीधे काम की बात करते हैं। क्या ब्लॉग पे डाला मटेरियल हम निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे मतलब? हम नहीं निकाल सकते, जिसने ये ब्लॉग बनाया वही कर सकता है। ये कर सकता है या कर सकती है? यानी नहीं, ब्लॉग पे जिसने मटेरियल डाला है वो आदमी है या औरत, ये हम नहीं जानते ना। तुम एक बार कह रहे थे कि तुम ऐसी साइट हैक कर सकते हो, तो नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्यों? अरे शायद तुम नहीं जानती, किसी दूसरे के साइट पर इस तरह दखलंदाजी करना इस साइबर क्राइम है। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन कोई एक अगर अपनी जिद की वजह से बाकी 6 लोगों की लाइफ में ऐसे इंटरफेयर कर रहा हो तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। पर ये साइट पर का मटेरियल तुम क्यों निकलवाना चाहती हो? जब से ये ब्लॉग शुरू हुआ है ना, मेरे पति को ऐसे लग रहा है कि मैं उसके ऊपर डाउट ले रही हूँ। कल से 4-5 बार मुझे पूछ चुका है कि तुम्हें मुझ पे तो डाउट नहीं है, और मैं चाहे कितना भी ना बोलूँ उसकी तसल्ली नहीं होने वाली। ऐसे ही 4-5 दिन और चलता रहा ना, पागल हो जाएगा वो। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ना 24 आवर ऑनलाइन रहूंगी। जैसे ही कोई भी कुछ भी ब्लॉग पे डाल देता है ना, मैं उसको डिलीट कर दूंगी, दिमाग को तकलीफ ही नहीं होगी। ब्लॉग की वजह से तुम्हारे घर पे भी झगड़े हुए ही होंगे, नहीं? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी अदिति को मैंने यहाँ से तमतमाते हुए जाते देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि अदिति मिली अभी तुमसे? हाँ, देखा मैंने उसे अभी। उसने मुझे नहीं देखा। पक्का? पक्का। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों? नहीं, ये पता है कि ब्लॉग पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है उससे हम सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन जो सच है उसे छिपा कर रखने में भी कोई पॉइंट नहीं है। मतलब? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ब्लॉग पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो सब झूठ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैं, लेकिन इस ब्लॉग की वजह से जो एक पिक्चर बाहर निकल के आ रहा है कि हमारे ग्रुप में काफी सीरियस अफेयर्स चल रहे हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमारे ग्रुप में अफेयर नहीं चल रहे हैं? तो तुम कह रहे हो कि हमारे ग्रुप में अफेयर्स चल रहे हैं? हाँ, किसके? लगभग सभी के। सभी के? हाँ। फॉर एग्जाम्पल? वेल, पहला डॉक्टर का ही ले लो। डॉक्टर का अफेयर चल रहा है? किसके साथ? तुम्हारे साथ। कम ऑन पराग,
वो डॉक्टर से बाहर जाके कहीं मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं उससे फोन पे 2 मिनट से ज्यादा बात तक नहीं कर पाती हूँ। अरे तुम जैसी एक दायरे में सीमित रहकर अफेयर करने वालों को कुछ करना ही नहीं पड़ता ना। मतलब अब देखो ना, पिछले 1.5-2 साल में डॉक्टर ने कम से कम 4 बार पार्टी इसलिए पोस्टपोन की ताकि तुम पार्टी में आ सको। वो दूसरों के लिए ऐसा कभी नहीं करता। अब ये मत कहना कि तुम जैसी औरत ने नोटिस नहीं किया। नहीं, मैंने नोटिस किया था, लेकिन तुम्हारा इन सब पे इतनी बारीकी से ध्यान है ये मुझे नहीं पता था। मेरा छोड़ो, सबको पता है, सिर्फ कोई बोलता नहीं है। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज? श्योर। डॉक्टर का दूसरा पेग होने के बाद आगे की सारी बातें वो सिर्फ तुम्हारी ओर देखकर करता है, और पार्टी में खास तुम्हारा ध्यान भी रखता है। जैसे ही तुम्हारा क्लास खाली होता है पहुंच जाता है, पूछता है ड्रिंक रिपीट करूं? कम ऑन, दैट्स शिवलरी, औरत के लिए दिखाई जाने वाली कर्टसी। तो मेरी बीवी औरत नहीं है क्या? उसका ग्लास खाली है, डॉक्टर को समझने में 10 मिनट लगते हैं। चला, तुम भी जानती हो कि डॉक्टर का तुमसे जरा ज्यादा ही लगा हुआ है। चलो, डॉक्टर का और मेरा अफेयर चल रहा है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे किस किया। एक मिनट। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उसने किस किया है। ये किस विस तो सब तुम्हारे पति के अफेयर में पॉसिबल है। उसका क्या चक्कर चल रहा है? बोलो। मैंने तुमको बताया था ना वरुण कि कुछ मत डालो ब्लॉग पे। क्या लिखा है तुमने? देखो, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, मेरे ख्याल से किस लेते वक्त किसी ने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो किस दोनों की मर्जी से लिया गया। तुम्हें सच में अभी भी वैसा ही लग रहा है क्या? वैसा ही है। तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है? अगर ऐसा होता तो मैं वहीं पे मुंह पे बोल देता। तो फिर तुम इतने श्योर कैसे हो? मैं काफी थ्योरेटिकली सोचता हूं। ऐसा तुम लोग हमेशा मुझे ताना मारते रहते हो ना। क्या करूं, लेक्चरर हूं। पर मुझे फिर भी तुम्हें कुछ बातें समझानी है, तो प्लीज ध्यान से सुनो। और बीच बीच में ऐसा क्यों, क्या, ऐसे बेतुके सवाल मत पूछना। तुम्हारे पति का ये फोन वाला चक्कर तुम्हें पता है, और फिर भी तुम कहना चाहती हो कि उसका और सुमित्रा का कोई अफेयर नहीं है। लेकिन सुमित्रा को तुम भी फोन करते ही हो। ये तुमसे किसने कहा? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, करते हो या नहीं। करता था, पर 10-15 दिन में मैं बोर हो गया, और मेरे कॉल्स तो 5-10 मिनट के होते थे। ये दोनों तो दिन में 1.5-2 घंटे बात किए बगैर सो नहीं सकते। बीच में तुम्हारा पति 2 हफ्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां से रोज उसे फोन करता था। ये जानती हो तुम? मैं तो जानती हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरी बीवी ने बताया। सुमित्रा ने उसे बड़े चाव से बताया कि कैसे तुम्हारा पति उसे रोज वहां से फोन करता था। सच कहता हूं, ये तुम्हारे पति से जितना बात करती है ना, उतनी बात अगर वो किसी कॉल सेंटर की तरफ से करे ना, तो महीने में 25-30 हजार रुपए तो कमा ही लेगी वो। और तुम्हारा पति उसे फोन करना बंद कर दे तो तुम्हारे घर तो नई मर्सिडीज आ जाएगी। हमारे घर मर्सिडीज आए या ना आए चलेगा, लेकिन उनके फोन कॉल्स चलते रहने चाहिए। क्या? नहीं तो मेरे पति की फिजिक्स की बोरिंग थ्योरीज मुझे सुननी पड़ेगी। फिलहाल वो उससे जी भर के बात कर रहा है, वो भी इंप्रेस हो रही है। मेरे दिमाग को कम तकलीफ है, हमारा बढ़िया चल रहा है। ये तो मैं नया ही सुन रहा हूं। तुम्हें टेंशन नहीं होती? नहीं, वैसे तो वो एकदम गुड बॉय है, मतलब बिना मुझे पूछे मुझे तक किस करने की हिम्मत नहीं है उसमें। एक्चुअली उन दोनों में ना यही कुछ होने की संभावना हो सकती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होंगे। मेरा पति हमेशा की तरह कुछ बड़बड़ा रहा होगा और ये उसकी बड़बड़ से बोर हो गई होगी, इसलिए मेरे पति का मुंह बंद कराने के चक्कर में उसने उसे किस किया होगा। और फिर मेरे पति की बात अधूरी रह गई, इसलिए मेरे पति ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया होगा। ऐसा ही कुछ होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, नॉर्मल यानी कि वो किस जहां पे दोनों की रजामंदी हो, वहां होठों का प्रेशर जो है वो सिर्फ
20 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। क्या वरुण? पर जहां किस जबरदस्ती से लिया जाता है वहां प्रेशर 66 पाउंड पर स्क्वायर फीट बढ़ जाता है। अरे पर उसका यहाँ क्या ताल्लुक है? मेरी पूरी बात सुनोगे? हाँ सुन रही हूँ, बोलो। इन दोनों केसेस के प्रेशर में इतना फर्क क्यों है? जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि जो नॉर्मल किस होती है वहां पे जो प्रेशर पैदा होता है वो सिर्फ एक रिस्पॉन्स की वजह से होता है, इसलिए वो बहुत कम होता है और आवाज जो निकलती है वो भी बहुत धीरे से निकलती है, एकदम हौले से, प्यार भरी। तो आवाज निकाल कर दिखा ना पागल हो गई क्या? प्लीज वरुण, अरे नहीं, प्लीज ना। ये ऐसी अभी तो मैंने आवाज निकाली नहीं। तो निकालो ना। बढ़िया। सुनो, और जहां किस जबरदस्ती लिया जाता है वहां पर सामने वाले व्यक्ति के विरोध की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि आवाज तो ज्यादा बढ़ती है लेकिन उसी वक्त उसको किसी और को मदद के लिए बुलाने की जरूरत पड़ती है। होठों की आवाज गले की आवाज के साथ मिक्स हो जाती है और तभी सामने वाले बंदे को लगता है कि उसे उस आवाज को बंद करना है, और इस सारी खिचड़ी में जो आवाज निकलती है वो पहली वाली आवाज से बिल्कुल अलग होती है। तो वो आवाज निकाल कर दिखाओ ना ये क्या है? वरुण, प्लीज। बढ़िया। अगर तुम्हें उस रात वाली आवाज याद है तो तुम्हें पता चल गया होगा कि वो आवाज इस आवाज से बिल्कुल अलग थी जो मैंने अभी भी निकाली। वो आवाज तो पहली वाली आवाज जैसी थी जो बिल्कुल धीरे से, हौले से निकली थी। तो मैडम, इसलिए मुझे बिल्कुल यकीन हो गया है कि उस रात वो किस किसी ने जबरदस्ती नहीं ली, दोनों की मर्जी से लिया गया था किस वो। हाँ, वैसे ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि बदकिस्मती से ही सही, जबरदस्ती किस करने की हिम्मत हमारे ग्रुप में से किसी भी मर्द में नहीं है। बदकिस्मती? अरे ये मजाक छोड़ो और ये बताओ कि मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ ब्लॉग पर डालने पर तुम अपने ही हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों? क्यों? नहीं, मुझे तुम्हें एक सवाल पूछना है। पूछो। तुम्हारी बीवी पे रेप हुआ? क्या? नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो पूरी तरह से सुन लो ना। अगर तुम्हारी बीवी पे रेप हुआ तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा या फिर ये सुनकर ज्यादा अच्छा लगेगा कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है? इनमें से कोई बात भी सुनकर भला क्यों अच्छा लगेगा? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें किससे ज्यादा तकलीफ होगी? ऑफ कोर्स अफेयर वाली बात सुनकर। क्यों क्यों? अरे अगर उसका रेप होता है तो इसमें उसकी कोई गलती तो है नहीं। हाँ, अगर वो अफेयर करती है तो फिर ये तो सरासर धोखा है, एडल्ट्री है। पर इसका यहाँ पे क्या संबंध? मतलब अगर तुम्हारी बीवी तुमसे थोड़ा सा झूठ बोलकर अफेयर करे और खुश रहे तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी, पर वही उसका अगर रेप हुआ, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो बदनाम हो गई, तो तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं होगी। यही मतलब हुआ ना इसका? अरे पर उस हालत में भी तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा ही ना। हाँ, वो तो तुम करोगे ही। ऐसे आड़े वक्त पे महिलाओं को सपोर्ट करने में मर्दों को बड़ा मजा आता है। और इसका यहाँ पे क्या संबंध है? संबंध है। जब सबको पता चलेगा ना उस दिन रात को पार्टी में जो भी कुछ हुआ था वो जबरदस्ती से किया हुआ आतंकवाद नहीं था, बल्कि दोनों की मर्जी से किया गया व्यभिचार था, तब सबका दिमाग खराब हो जाएगा। और हाँ, ये मेरे विचार नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अच्छा, अब अगर होता है तो होने दो। वरुण, अगर ऐसा हुआ तो हमारी सैटरडे पार्टीज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? कुछ हम लोग कैसे मिल पाएंगे? वो अभिषेक और आदिति की तरह हम लोग बाहर नहीं मिल सकते। कुछ सोचो ना, समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन उन दोनों को छोड़कर हम सब बाकी लोग तो मिल ही सकते हैं ना। उन दोनों को मतलब तुम जानते हो वो दोनों कौन है? हाय।
अरे सीधा साइड से आ रहा हूँ, काम कर रहा था, तुमने अचानक फोन कर दिया। और तुम बैंक हॉलीडे क्या आज? हाफ डे लिया। क्यों? तुमसे मिलने के लिए। अच्छा, नाइस। पराग, नहीं जानता। अदिति, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। उसके बारे में भी मैंने सोच के रखा है। तुम्हारे फोन से मुझे कॉल करूं? क्या? कॉल नहीं। मेरे फोन से? नहीं कर। अरे वेट वेट। क्या कर रही हो? ओके अरे कर क्या रही हो तुम? ओके। सो अगर पराग मुझे अभी फोन करता है तो मेरा फोन तो एंगेज आएगा। वो बार बार कॉल करेगा, बार बार फोन एंगेज आएगा, और नेचुरली वो तुम्हें कॉल करेगा। राइट। और तुम्हारा फोन एंगेज आएगा और मेरी जान छूटेगी। अदिति, जान छूटेगी? हाँ, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि हम दोनों फोन पे बातें कर रहे हैं, मिले नहीं है। ये क्या उटपटांग हरकतें कर रही हो तुम? लाओ फोन कट कर इसको। अभिषेक, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके मुझे बहुत मजा आता है? पर पराग को बताकर तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। और ब्लॉग पढ़ने के बाद तो पराग और भी उखड़ा हुआ है। ब्लॉग पढ़ा तुमने? नहीं, अभी नहीं पढ़ा है। कम ऑन यार अभिषेक, मेरे इतना कहने पर भी तुम्हें 2 दिन में ब्लॉग पढ़ने का टाइम नहीं मिला। जिस इंसान में इतनी हिम्मत ना हो कि अपने नाम से ब्लॉग खोले, उसका ब्लॉग मैं नहीं पढ़ूंगा। आई थिंक तुम्हें ना सिचुएशन की सीरियसनेस ही समझ में नहीं आ रही है। किसी ने ब्लॉग पे हमारे बारे में जो जी में आए वो लिख दिया है। तो अदिति, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हम क्यों डरे? और अगर तुम्हें पराग की चिंता है तो लेट मी अश्योर यू, पराग हमें लेकर कोई शक नहीं कर रहा होगा। तुम सबको जितना वो ब्रॉड माइंडेड लगता है ना, उतना वो है नहीं। ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गया था कि वो एक पति है। ब्रॉड माइंडेड पति जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो मैं भी जानती हूँ, पर सारे पति इतने पजेसिव भी नहीं होते। हाँ, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आजकल जिन औरतों के पति इनके बारे में पजेसिव नहीं होते उन्हें डाउन मार्केट समझा जाता है। डाउन मार्केट समझते हैं ना तो समझने दो, बिकॉज ये जो पराग का और सा बिहेवियर चल रहा है ना, ये हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। कंटिन्यूअसली वॉच रखता है मुझ पे। बीच बीच में तो मेरे ऑफिस के लैंडलाइन पर भी कॉल किया था उसने। मेरा फोन एंगेज आने पर तुम्हें कॉल करना, तुम्हारा एंगेज आने पर मुझे कॉल करना। और कल ब्लॉग पढ़ने के बाद तो दिमाग ही घूम गया उसका। क्यों? क्या क्या उसने? 15 मिनट में 2 लार्ज, और फिर क्या, बड़बड़ाना शुरू। अदिति, अदिति, पढ़ लिया ब्लॉग? ब्लॉग पर हर तरफ अदिति और अभिषेक, अदिति और अभिषेक। किसी के दिमाग में ऐसे घटिया ख्याल आते तो मेरी गलती है क्या? बस करो, अभी कितनी पी रहे हो? हम लोग सैटरडे को सब मिलते ही है ना, उसके बाद भी अगर तुम अकेली अभिषेक से मिलती हो और अगर ये देखकर किसी के दिमाग में कुछ आता है तो उसकी क्या गलती है? पर तुम्ही ने मुझसे पहले कहा था ना कि अगर मैं अभिषेक से मिलूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट कोई बात है तो फिर मेरे दोस्त से क्यों, अपनी सहेली से क्यों नहीं डिस्कस करती? अपनी किसी सहेली से मैं ऐसी कोई बात ही नहीं कर सकती। 2 औरतों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप मैं समझ सकती हूँ, पर 2 औरतों के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप इम्पॉसिबल। अच्छा, अच्छा, मतलब जिन औरतों की करीबी सहेलियां वो बेवकूफ है, ऐसा मानती हो तुम? नहीं, जिन औरतों के करीबी मेल फ्रेंड्स नहीं होते ना, उन औरतों को अपनी सहेलियों के साथ काम चलाना पड़ता है। ओह, अच्छा, अब ये हमें कैसे पता चलेगा भाई? हमें ये सब समझने के लिए हमारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। अच्छा,
फिर जब तुम सुमित्रा से बातें करते हो तब तो मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो तुम कहोगी भी नहीं, इतनी चालाक तो तुम हो ही। मैं जब उसे एक कॉल करता था तो तुम 4 बार अपने फ्रेंड को मिलने के लिए फ्री हो जाती थी। मैं उसे बात करता था, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं रहता था ना, ये चाहती थी ना तुम। हाँ, मुझे तुमने आजादी इसलिए दी थी क्योंकि तुम्हारे मन में गिल्ट था। इतना समझ में आता है मुझे, इतना अनाड़ी नहीं हूं मैं। इसलिए मैंने तो सुमित्रा को फोन करना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारा चक्कर तो चालू ही है। देखो, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, इतना दूध का धुला नहीं है वो। कॉलेज के जमाने में भी 2-3 अफेयर्स थे उसके। हाँ हाँ पता है मुझे, उसी ने बताया था मुझे। और अब भी वो तुम्हारा एक ही दोस्त होगा, उसके पास ऑलरेडी 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। होंगी। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि उसका अभी भी कोई अफेयर चल रहा है। क्या तुमने ऐसा कहा मेरे बारे में उसे? हाँ, अगर उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बाहर कोई चक्कर चल रहा है तो मेरी तो जान छूटेगी ना। और वैसे भी उसके चक्कर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन मुझे पड़ता है, उसमें से एक मेरी बीवी है, इस बात का मुझे फर्क पड़ता है। अदिति, इस उम्र में मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड होगी, उसका पति तो होगा ही ना। और अगर मैं सारे पतियों पे तरस खाने लगा तो मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड रह ही नहीं जाएगी। वो जब ये जानता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, फिर भी क्यों डेस्परेट है गर्लफ्रेंड के लिए? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। मेरा कोई करीबी दोस्त है, ये बात उसे हजम नहीं हो रही है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो कोई ट्रॉफी किसी और के साथ शेयर कर रहा हो। फिर वो मेरी जान खाता रहता है। एक मिनट, तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, इसका अंदाजा है तुम्हें? इतनी तकलीफ सहकर भी वो तुमसे मिलना नहीं छोड़ती। मतलब ये सब उसके भीतर कितना उतर गया, इसका अंदाजा है क्या तुम्हें? यार, इस जमाने में, इस उम्र में एक औरत को अपने दोस्त के लिए पर्सनल फ्रीडम चाहिए, वो भी तुम नहीं दे सकते हो। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे उसे समझने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। तुम क्या उसके पर्सनल फ्रीडम का अपने आप को लहराता हुआ झंडा समझते हो क्या? देखो, दिस इज रिडिकुलस। अरे देखो, तुम तो बेवकूफ हो ही, तुम्हें नहीं समझ में आता है। लेकिन ये अपने आप को मैच्योर समझता है ना, इसकी भी समझ में नहीं आता है क्या ये? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये ना, इस सिचुएशन में कैसा महसूस होता है ना, ये शादी किए बगैर नहीं समझ में आएगा तुम्हारे। ये 151 रुपए का इनाम तुम्हारे पति के लिए, उसे देना और कहना कि ये जो डिबेट कंपटीशन हुआ था उसमें पहला इनाम उसे मिला है, और ये इनाम उसे किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात मेरी है, क्योंकि मैं बैचलर हूं तो मैं तो इस डिबेट से पहले डिस्क्वालीफाई हो गया। काम डाउन, काम डाउन। क्या काम डाउन? अदिति, उसे समझाओ यार कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उसे ये सब कुछ समझाने के लिए पहले उसने मुझ पे कोई इल्जाम तो लगाना चाहिए, पर ऐसा करना तो छोटी बात लगती है उसे। शकी और सस्पिशियस पति का लेबल नहीं चाहिए उसे। फिर बस कहते रहो मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, और झगड़ते रहो। पिछले 3-4 महीने से ना हर 7 या 8 दिन के बाद यही चल रहा है। मुझे नहीं पता था कि एक बीवी के दोस्त होने का टॉपिक इतना एक्सप्लोसिव टॉपिक हो सकता था। आई डिडंट नो। ये दोस्ती और अफेयर के बीच की जो रेखा है ना, ये बहुत ही फेंट हो गई है। इतनी फेंट के सारे पति डरे हुए हैं, सब इनसिक्योर हैं। पहले अच्छा था ना, पहले कोई लड़की अच्छी लगती थी तो उसे मुंह बोली बहन बना लो, राखी बंधवा लो, सारा प्रॉब्लम ही खत्म। कोई शक ही नहीं करता था। ये अच्छा था। एक मिनट, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना भाई बना लूं तो प्लीज मैं तुम्हें गोद ले लूंगी, पर भाई नहीं बनाऊंगी। ये बेवकूफी नहीं करनी है मुझे। गोद ले लोगी। भाई अदिति, मैं बात करूं उससे? नहीं, वो इस मामले में किसी से भी बात नहीं करना चाहता। उसने कल ही बता दिया मुझे। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक बार ब्लॉग पढ़ लो, और ब्लॉग पर हमारे बारे में जो भी कुछ लिखा है वैसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ब्लॉग पे डाल दो जिससे पराग को भी तसल्ली हो जाए और बाकी सभी को भी। नहीं तो मुझे डर है कि पराग मुझसे कहेगा कि
एक तो मैं तुमसे मिलूं या तो उसकी बीवी बन के घर पे बैठी रहूं। कुछ करोगे ना तुम? हाँ मैं करता हूँ कुछ। बहुत देर से ऐसे ही बैठे हम लोग। कॉफी? हाँ कॉफी मैं देखता हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मेरी बीवी एक्साइटमेंट खोजने के चक्कर में मेरा ही पत्ता साफ कर रही है तो मैं उसे करने दूं? अरे वो कहाँ तुम्हारा पत्ता साफ कर रही है? तो ये सब क्या चल रहा है? पराग, मान लो तुम्हारी बीवी को आलू पसंद है। क्या? मान लो अदिति को आलू पसंद है। तुमने उसे आज अच्छी आलू की सब्जी खिलाई, फिर कल आलू का भरता, परसों आलू का पराठा, फिर उसके बाद बेहतरीन आलू की टिक्की, लेकिन एक ना एक दिन वो आलू से उब ही जाएगी। उसके बाद सिर्फ एक दिन अगर उसे शिमला मिर्च खाने का मन करे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आलू पसंद नहीं है, बल्कि एक दिन शिमला मिर्च खाने के बाद आलू का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। तुम्हारा आलू बन चुका है। मेरा आलू बन गया है? हम सबका आलू बन चुका है। बोर हो गए हम अपनी जिंदगी से। इसलिए अगर कोई अपनी छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए जरा सी कोशिश करता है ना, तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। एक मिनट, इस उम्र की बोरियत छोटी छोटी खुशियों से ठीक होने वाला रोग नहीं है। ये छोटी खुशी तो केवल एक बहाना है। सबको चाह होती है बड़ी खुशी की, परम आनंद की। मतलब मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मुझे पता है। एक मिनट। स्विस में गए? बैठो बैठो बैठो, मैं समझाता हूं तुम्हें। बैठो। देखो, अब सोचो, ये चॉकलेट जब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें जो खुशी मिल रही है, ये छोटी खुशी है, ठीक है? ओके। हाँ? अब इसे खोलो और मुंह में डालो। ओ, जल्दी खोलो खोलो खोलो, देखो कितनी खुशी मिल रही है। कम ऑन। चलो मुंह में डालो। चबाना नहीं है। अब ये मन की खुशी मिल रही है तुम्हें? मन की? नहीं? तो इसका मतलब ये भी छोटी खुशी है। अब इसे चबाओ। चबाओ। हाँ, मीठा लगा? अच्छा लगा? है? एकदम बड़ी खुशी मिली। बड़ी खुशी वाकई में? ठीक है, अब इसे थूक दो। थूक दो ना, खुशी मिली ना? अरे थूक दो ना। ठीक है, निकल लो इसे। ये है बड़ी खुशी, परम आनंद। तुम जो कह रही थी ना कि तुम्हें चॉकलेट का टेस्ट अच्छा लगता है, ये सही नहीं है। चॉकलेट का मजा तभी है जब वो आपके गले से उतरकर आपके पेट तक पहुंच जाता है। ये है परम आनंद। अरे सिर्फ टेस्ट से खुशी मिलती तो मोटे लोगों की तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। मुट्ठी भर चीनी लो, टेस्ट करो और थूक दो। अब इसका क्या संबंध है? मैं जो कह रहा हूं ये सचमुच तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं साफ और अश्लील शब्दों में बताता हूं, अगर तुम सुनना चाहती हो। देखो, ऐसा है कि अगर किसी पार्टी में मैं ध्यान से तुम्हारा पैक बनाता हूं, या तुमसे घंटों फोन पर बात करता हूं, या तुमसे मिलकर मेरा दिल हल्का करना मुझे अच्छा लगता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता। तुम्हें लगे ना लगे, लेकिन ये ऐसे ही होता है। तो इसके लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है? सीधा बाजार में जाके अय्याशी कर लो। और खर्चे का क्या? बहुत खर्चा होता है क्या? हाँ तो हाँ। नहीं, मतलब पता नहीं, लेकिन
अब अच्छी जगह जाना हो तो होता ही होगा ना, उससे तो ये सहेली वाला चक्कर बेहतर है। तो इसमें क्या कम खर्चा होता है? बड़े बड़े होटलों में जाके खाना खाओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, बेहतरीन गिफ्ट्स दे दो, इसमें क्या कम खर्चा होता है? अरे नहीं, ऊपर से बर्बाद होने वाला टाइम कैलकुलेट कर लो ना, तो बाहर जाके अय्याशी करना ज्यादा सस्ता पड़ता होगा। अरे मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये ऐसे पैसे फेंक कर अय्याशी करने में ना कोई एक्साइटमेंट नहीं है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, हमें अय्याशी नहीं करनी होती है, हमें बस एक्साइटमेंट चाहिए रहती है। तुम ऐसे बीच में ही मेरी तरफदारी करना शुरू कर लो ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, सॉरी। तो ये जो किस लेने वाले हैं, इनको हम ऐसे ही छोड़ दें? मैं ऐसे थोड़ी ही बोल रही हूँ। देखो, वो आज ना कल पकड़े ही जाने वाला है, लेकिन किसी एक की जिद की वजह से 6 लोगों की लाइफ ऐसे बर्बाद हो रही है, तो मुझे लगता है हमें उसे रोकना चाहिए। तुम जो मुझे समझा रही थी ना, यही अगर तुम उस ब्लॉग बनाने वाले को समझाओगी ना, तो वो ब्लॉग बंद करने के लिए राजी हो जाएगा। ब्लैक विद ब्राउन। मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अभी तो तुमने कॉफी मांगी थी ना। सुमित्रा का फोन आया था। सुमित्रा का? लेकिन हमारे फोन्स तो एंगेज थे। तुमने? हाँ, कॉल वेटिंग पे था, इसीलिए मैंने उठा लिया। हाँ, वो एक्चुअली उसकी दोस्त के यहाँ इंटीरियर का काम चल रहा है। मैं बाद में फोन कर लूंगा उसे। नहीं नहीं, कर लो, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। अदिति, मैं बाद में फोन कर लूंगा ना उसे। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अदिति, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे 5 मिस कॉल्स 2 मिनट में। कम ऑन यार, मैं निकलती हूँ। अदिति, हाँ, आ गया तुम्हारा लाडला अभिषेक, बात करो उससे। हाँ सुमित्रा, पराग, तुम? What's going on, अभिषेक? इतना सब कुछ होने के बाद भी देखो सुनो पराग, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है यार। ये तो मुझसे कह रहे हो? हाँ, बर्बाद करके रख दिया तुमने मेरी जिंदगी, हरामी। पराग प्लीज बस करो यार। मुझसे बस करने के लिए कह रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, मेरी बीवी को फुसला रहे हो। ये हमारे करीबी दोस्त, तुम्हारी तो अच्छी खबर लेनी चाहिए। पराग, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। हाँ तो करो ना। अरे है क्या तुम्हारे पास ऊंची आवाज में बात करने के लिए? खुद की बीवी तो है नहीं, दूसरों की बीवियों पर डोरे डालते रहते हो तुम। इनफ पराग, शट अप। जो जी में बके जा रहे हो। सुनो, मेरे पास ऊंची आवाज में बोलने के लिए शायद कुछ भी ना हो, लेकिन अगर जो मुझे पता है वो मैंने ब्लॉग पर डाल दिया तो कुछ जिंदगियां बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। अदिति, पराग, उसे पता है, बता कर आई हूं उसे। क्या क्या बात है? अचानक इतना परिवर्तन कैसे? आई नो। हैरानी की बात तो यह है कि हमारे पकड़े जाने के बाद, ब्लॉग पर आने के बाद भी he was fine। ब्लॉग पर ऐसा क्या लिखा है कि? मुझे पूछने की बजाय तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? सॉरी 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 सॉरी, सब ठीक हो गया ना, आप छोड़ो। छोड़ो। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी इसीलिए, नहीं तो तुम्हारे पागलपन की वजह से तो। मेरे पागलपन की वजह हाँ, से? फिर? अच्छा, सुमित्रा का फोन समझ के बेवजह तुमने पराग से बात कर ली? बेवजह। और नहीं तो क्या। एक बात बताओ, सुमित्रा का फोन जैसे आता है तुम इतनी हाइपर क्यों हो जाती हो? अरे 2 मिनट में 5 मिस कॉल से उसके यार, कम ऑन। लिसन योरसेल्फ। पता तुम कैसे साउंड कर रही हो? ठीक ऐसे बिहेव करी हो जैसे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ करता होगा। हाँ, ये मुझे एक एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिज की तरह साउंड कर रहा है, जहां पर मैरिज में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ अटैच्ड एक भी फायदा नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर ये रिलेशनशिप तो एक शादी से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी मैम। पर वो तो मुश्किल होता ही है, डिफिकल्ट होता ही है।
मेरा पति चाहे जैसा भी बर्ताव करे मेरे साथ, पर जब हमारी शादी टूटने की बात आती है तो उसे बनाए रखने के लिए हमारे बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं। पर अगर तुम मुझसे बोर हो जाओ और हमारा रिश्ता टूटने की बात आए तो उसे बनाए रखने के लिए कोई नहीं है। इसका अंदाजा है तुम्हें? एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा? तुम्हारी सुमित्रा। सुमित्रा नहीं, प्लीज कम ऑन। नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं है, तुम पे नजर रखने के लिए तुम्हारी कोई बीवी भी तो नहीं है? बीवी? बीवी कहां से आ गई? आई मीन, बीवी होती तो हम दोनों ऐसे थोड़ी मिल पाते। नहीं, वो तो तुम मैनेज कर लेते जैसे मैं करती हूँ, पर बचे हुए वक्त में वो एटलीस्ट तुम पे नजर तो रखती। और ऐसा कोई नहीं है, इसीलिए इनसिक्योर लगता है मुझे। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, मुझे शादी इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें मेरे ऐसा करने से ज्यादा सिक्योर महसूस होगा। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया यार ये शादी? शायद ऐसा भी हो कि तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो तुम्हें ना मिले और तुम बोर हो जाओ। अदिति, क्या कह रही हो तुम? हाँ, मतलब अगर मैं मेरे पति को पसंद ना करती तो ये सब आसान था मेरे लिए। मेरा पति हमेशा कहता है कि जब कोई औरत किसी दोस्त में इमोशनली इन्वॉल्व होती है तब वो दोस्त मन ही मन उसके शरीर को टटोल रहा होता है। वो ये भी कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो हर सैटरडे तो हम सब मिलते हैं, फिर तुम्हें मुझसे अलग से मिलने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तुमसे अकेले में क्यों मिलना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे पति के साथ सबके साथ मिलने वाली तुम और मुझे अकेले में मिलने वाली तुम, दोनों में बहुत फर्क है। तुम दोनों अलग अलग दिखती हो, अलग अलग अंदाज में बातें करती हो, अलग अलग हंसती हो। जब मैं तुम्हारे साथ अकेला होता हूं अदिति, तब मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारे कॉफी का मग छीन कर उसमें से कॉफी पी सकता हूं। और जब तुम ऐसे गुस्सा हो जाती हो तो मैं तुम्हें अपनी तरफ खींचकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे कह सकता हूं कि गुस्से में तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। और फिर जब तुम्हारा ये चश्मा तुम्हारे नाक पर सरक कर आगे आता है तो मैं उसे पीछे हटाकर तुमसे ये भी कह सकता हूं कि कभी कभी तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो और कभी कभी पगली भी लगती हो। हाँ, और तुम्हारी ये स्माइल, यही वजह आती थी मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूं। और अगर इसे लोग एक अफेयर कहते हैं तो फिर ठीक है, ये एक अफेयर ही सही। लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि इस वजह से मैं अंधेरे का फायदा उठाकर तुम्हें किस करूंगा तो वो इंसान कोई गधा ही होगा, डोंकी। ऐसे अदिति, आमतौर पर पराग की बातें तुम्हें गलत लगती है, फिर ये बात अचानक। अभिषेक, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें अगले जन्म में जरूर दूंगी। क्या? अगले जन्म में? वाह, सो वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगले जन्म में मेरे पति बनोगे? नहीं नहीं नहीं, देखो पति वति वाला चक्कर मुझे नहीं चाहिए। अब तो तुम हम दोस्त ठीक है। नहीं नहीं, पति वति पति नहीं। देखो, अगले जन्म में तुम मेरे पति बनोगे और मेरा इस जन्म का पति मेरा दोस्त बनेगा, और फिर मैं उसे चोरी छुपे मिलने के लिए जाऊंगी और तुम हमें पकड़ लोगे। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लूंगा।
और फिर तुम मुझ पर बिल्कुल नहीं चिल्लाओगे। अरे ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं चला। लेकिन अदिति एक बात बताओ, हाँ। अगर अगले जन्म में मैं उल्लू बना दो, हाँ? यानी कि मैं उल्लू बन के पैदा हुआ, तुम बैल बन के पैदा हुई, बैल? हाँ, और वो ये शार्क बन गया, तो सुना, तो हम तीनों इकट्ठा मिलेंगे कहाँ पे? मतलब कि हम लोग पेड़ पे मिलेंगे, या फिर हम लोग खेत खलियान में मिलेंगे, या फिर हम गहरे समंदर में मिलेंगे। नहीं, सॉरी, देखो प्लीज मुझे किस मत करना, मेरे नाजुक होठ 66 पाउंड पर इंच का प्रेशर झेल नहीं पाएंगे, प्लीज डोंट किस मी, प्लीज। तुम वहां क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ, मतलब छिप रहा हूँ। आजकल कभी भी लाइट चली जाती है तो मैं ऐसे छिप जाता हूँ, कॉर्नर में चला जाता हूँ। हाँ, परसों मैं बाथरूम में था, अकेला था, लाइट चली गई तो मैं कॉर्नर में चला गया। देखो तो प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारी बीवी को किस नहीं किया, मैं किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहता हूँ। That is good to me. तुमने तो ब्लॉग पढ़ा नहीं था, तुम्हें ये सब कैसे पता? हम में से किसी एक ने तुम में से किसी एक को किस किया है। हम में से किसी एक ने अपनी ही बीवी को किस किया, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ। अब हम एक एक करके सबके बारे में सोचते हैं। सबसे पहला मैंने ऐसे कोई हरकत की, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन है? नामुमकिन है, नामुमकिन है? ये नामुमकिन है। अब दूसरी आई तुमने ऐसा कुछ किया हो, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। क्यों? मैं इमोशनल नहीं हूं? हाँ, क्या हंस क्या रहे हो वरुण जी? अरे बाबा, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? ये कोई कॉम्प्लीमेंट है? और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखकर किसी को तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने का मन हो, इस बात को तो चांस ही नहीं। यू आर इंसल्टिंग मी वरुण, समझ में आ रहा है क्या? अंधेरे में कोई तुम्हें किस नहीं करेगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। तुम्हें लग रहा कि ये इंसल्टिंग है? ओके, देखो, लेट मी पुट इट इन अदर वर्ड्स। तुम्हारी पर्सनैलिटी की ओर देखकर तुम्हें किस करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी चाहता हो करने के लिए। ठीक है? हाँ, अब ठीक है। अब आते हैं शलाका पे। हाँ, अब तो तुम कहोगे मेरी बीवी ऐसी हो ही नहीं सकती। Oh, now you're disappointing me, सुमित्रा। मैं तो उसे हम में से एक मानता ही नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और तुम कह रहे हो कि किस दोनों की मर्जी से लिया गया है? बिल्कुल। अच्छा, मतलब तुम्हारा मानना है कि वो इमोशनल है? मेरी बीवी भले इमोशनल ना हो, लेकिन अचानक जज्बाती होकर वो कुछ भी कर सकती है। अब तुम बेकार में अपनी बीवी की साइड ले रहे हो। अरे मैं कह रहा हूँ कि पार्टी में उसे किसी ने किस किया और तुम कह रही हो कि मैं उसकी साइड ले। ओह सॉरी। और शलाका सिर्फ मेरे लिए जज्बाती नहीं है, और भी कुछ लोग हैं जिसके लिए उसके भावनाओं का समंदर उमड़ता रहता है। और कुछ लोग यानी? अभिषेक। अभिषेक? अभिषेक ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? नहीं। क्यों? अभिषेक ऐसा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका नाम ही अभिषेक है। वरुण। और वो एकदम इमोशनल बिरादरी का बंदा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक इंटीरियर डेकोरेटर है। अरे पर उसका यहाँ क्या वास्ता है? अरे लोगों का घर सजाना उसका पेशा है, और शौक भी। ऊपर से अकेला है, कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, अफेयर करने की पूरी आजादी। तो मतलब तुम्हारा कहना है कि अभिषेक का और शलाका का अफेयर चल रहा है? हो सकता है। नहीं, पर पार्टी में तो वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ इतनी बातचीत भी नहीं करते हैं। तभी तो मुझे पक्का यकीन है। ऐसे लोग, जो लोग अफेयर करते हैं ना, और वो चाहते हैं कि किसी को भनक भी नहीं लगे, ये लोग जानबूझ के पब्लिक में दूसरों के सामने बात भी नहीं करते। नहीं, ओवर करेक्शन। इन्हें लगता है कि हम अकल के अंधे हैं। नहीं, पर सिर्फ इसलिए अगर तुम कहोगे कि नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं,
वैसे तो शलाका पाई पाई सोचकर खर्च करती है, लेकिन जब उसने घर का इंटीरियर अभिषेक से ही कराने की जिद पकड़नी ना, तब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इन दोनों को तो बस एक ऑफिशियल बहाना चाहिए मिलने का। फिर आदित्य और अभिषेक? अरे रुको रुको रुको, इतनी एक्साइटेड मत हो यार। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई है। पर मतलब मेरे हिसाब से जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा भयानक है। नो अदिति, आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड। ब्लॉग पे लिखा हुआ एक एक अक्षर 10-10 बार पढ़ा है मैंने। एक भी पेज ऐसा नहीं है जिसपे मेरा जिक्र ना हो। पहले पहले दुख हुआ, बाद में पढ़ा तो दिमाग ही खराब हो गया मेरा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं यार। अगर मैं किसी को किस करना चाहता हूं तो मैं सीधा उसके पास जाऊंगा, कहूंगा आई वांट टू किस यू। ऐसे अंधेरे का फायदा उठाकर ऐसा काम करने वाला छिछोरा इंसान नहीं हूं मैं। और ये मेरे दोस्त जो मुझ पर मन घड़ंत इल्जाम लगा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग जलते हैं मुझसे। दे आर जेलस ऑफ मी। फिर सोचा तो लगा कि इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा अभिषेक, इमोशनली होना है। मुझे गुनहगार को पकड़ना होगा, अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा, क्योंकि अगर मैंने गुनहगार को नहीं पकड़ा तो दोष मेरा ही आएगा ना। लोग सोचेंगे कि ये रहा अदिति, इधर आओ, कम बैठो इधर। ये इसे ध्यान से देखो। एक था बंटी, वो बहुत ज्यादा सोचता था, इस वजह से उसका सर उसके शरीर से बड़ा हो गया। ऐसे में ही बंटी को मिली बबली। बबली थी उसके दोस्त की बीवी, जिसका सर बंटी जैसा ही था बड़ा। दोनों बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करने लगे। बड़े दिनों से किसी का बबली की तरफ ध्यान ही नहीं गया था और वो खुश हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों में एक दूसरे से फोन पे बातें कर कर बोर होने लगे। उनकी कहानी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। दोनों को बड़ा अफसोस लगा और फिर अचानक से उनकी सारी जिंदगी बदल गई। उनके ग्रुप की सैटरडे पार्टी में एक दूसरे के साथ डांस करते वक्त बंटी के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। अगर मैं बबली को किस करूं तो बड़ा मजा आएगा। बबली ने सोचा बंटी ने मुझे किस किया तो बोरियत कम हो जाती है। बंटी ने सोचा क्या बबली को पसंद आएगा। बबली ने सोचा क्या बंटी हिम्मत कर पाएगा। बंटी ने सोचा कम रोशनी में कोई कुछ नहीं देख पाएगा। और बबली को लगा इतने शोर में कोई कुछ सुन नहीं पाएगा। वो उसके करीब गई। दोनों को लेना था किस, पर बड़े दिमाग वालों के लिए किस लेना आसान बात नहीं होती। बंटी ने सोचा ऐसा करना सही नहीं है। बबली को लगा सब चीजें सही करने वालों की लाइफ बोरिंग होती है। बंटी आगे सोच ही रहा था, तब बबली ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। इतने में बिजली चली गई, म्यूजिक की आवाज बंद हो गई। अचानक फैले सन्नाटे में सबको किस करने की आवाज सुनाई दी। अब क्या किया जाए, बंटी सोच रहा था, तब बबली ने 3 बार सोचा। पहला विचार, असल में क्या हुआ है ये किसी की समझ में तो आ ही सकता है। दूसरा विचार, मैं कहूं कि बंटी ने जबरदस्ती किस किया तो मैं छूट सकती हूँ। तीसरा विचार, बंटी को अटकाना वैसे तो गलत है, पर अपनी गृहस्थी बर्बाद हो जाए इतना बंटी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा विचार खत्म होने से पहले ही उसने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी फिल्म में बबली कौन है? सुमित्रा। सुमित्रा? सुमित्रा? और वो क्या था, बबली ने बंटी की बीवी को हरा दिया। सुमित्रा और शलाका में कुछ दुश्मनी है क्या? तुम ऐसा सोच रही हो कि मेरी कहानी का बुद्धिमान बंटी वरुण है, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर कौन है? तुम्हारा पति पराग। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं जानता था तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था कि मैंने ब्लॉग पढ़ लिया है। नहीं, पराग ऐसा कुछ नहीं कर सकता। बचपन से जानता हूं मैं उसे। वो ऐसा कर सकता है अदिति। वो इतना शकी है, इतना सस्पिशियस है, और जो लोग सस्पिशियस नेचर के होते हैं वो लोग ही ऐसा कर सकते हैं। आई नो वो बहुत शकी है, पर वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और सुमित्रा के साथ तो बिल्कुल नहीं।
नहीं सीरियसली, तुम्हें शायद पता नहीं है कि जब पराग खुद के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था तब सुमित्रा का रिश्ता भी आया था उसके लिए, और उसने ना कह दी थी बिकॉज उसे देखते ही उसे पता चल गया था कि ये कोई सीधी सादी लड़की नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसकी ये राय कायम है। क्या तुम जानती हो कि वो दोनों अभी भी, आज भी एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं? बात करते थे, और वो भी मुझे जलाने के लिए, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, ये बात पराग को अच्छी नहीं लगती थी। क्या उसे तुम चिढ़ाती। जानती हो कि वो दोनों अभी भी मिलते हैं? शायद डॉक्टर ने शलाका को किस किया हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों? डॉक्टर तुम्हारा पति सिर्फ इसलिए है? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, मेरा पति होशियार है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। पर तुम ही कह रहे हो ना ये सब हमारे बीच के इमोशनल लोगों का किया कराया है, तो तुम्हारा कहने का मतलब है मेरे पति जैसा बैलेंस्ड आदमी इस इमोशनल बिरादरी का हिस्सा है? देखो डॉक्टर जितना भी बैलेंस्ड हो या फिर बैलेंस होने का बर्ताव करे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत जज्बाती है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। 2 साल पहले जब तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तब डॉक्टर पूरे 2 दिन बिना सोए तुम्हारे साथ था, याद है? फिर भी तुम कह रहे हो कि उसने शलाका को किस किया? अरे तो ये कौन कहता है कि जो आदमी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है उसे कोई और औरत भा नहीं सकती? फिर भी शलाका? बदकिस्मती से मुझे इस सवाल का जवाब भी मिल चुका है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, ऐसे इमोशनल लोग वक्त आने पर कितना भयंकर बर्ताव कर सकते हैं, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखो सुमित्रा, अगर तुम शांति से सब कुछ अपने आंखों के सामने लाओगी तो तुम्हें भी सब समझ में आ जाएगा। उस रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करो और इमेजिन करो। पार्टी शुरू हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5-2 पैक के बाद दिमाग में एक हल्का सा सुरूर है, उत्तेजित करने वाला संगीत, और वो अपनी चाहती सहेली के साथ हल्की रोशनी में, बल्कि लगभग अंधेरे में डांस कर रहा है। मानो कि जैसे बारिश के पहले का मौसम हो, और बारिश के पहले जैसे मिट्टी से एक सौंधी खुशबू आती है, वैसे ही उसके बालों की खुशबू उसके अंग अंग से रिस रही है। अब छप्पर फटा और केवल उसके लिए होने वाली बारिश उसे धीरे धीरे भिगो रही है। बारिश का गीलापन उसके दिल में उतर जाता है और फिजिक्स का खेल शुरू हो जाता है। फिजिक्स यानी कि थर्मोडायनामिक्स। दिल की तपती हुई जमीन पर बारिश का पानी गिरने से जो भाप बनती है वो तेजी से उसके शरीर में फैलने लगती है। वो इस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता। वो चाहता है कि वो इस एनर्जी से छुटकारा पाए, पर तभी फिजिक्स यानी कि थर्मोडायनामिक्स आड़े आ जाता है। एनर्जी यानी एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can only be transferred। और अब वो इतनी सारी स्टोर्ड एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए उसे एक इकलौता रास्ता मिलता है। वो धीरे से अपने होठ उसके होठों पे रख देता है। पहले तो वो सरप्राइज्ड होती है, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम की लालसा को ताल पाना उसके भी बस में नहीं होता, तो वो रिस्पॉन्स देते हुए उसके एनर्जी के समुंदर में गोते खाने लगती है। अचानक से लाइट ऑफ होती है, म्यूजिक बंद हो जाता है, पर जब तक उन दोनों को होश आता है तब तक तो काफी देर हो चुकी होती है। उनके चुम्बन की आवाज को सबने सुना है, ये बात वो ताड़ लेती है और वो गुस्से से पागल हो जाती है। उस इमोशनल और सेंटिमेंटल आदमी ने अंधेरे का फायदा उठाकर उस जैसी औरत को इतना बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर किया था, ये सोचकर वो आग बबूला हो जाती है और वो इमोशंस में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। तभी कोई इमरजेंसी लैंप जलाता है। उस लैंप की रोशनी में वो उस आदमी को दिखती है, पर उस मर्द की आंखों में पश्चाताप की वेदना और माफी मांगने वाले आंसू के जमघट दिखाई देते। वो टूट जाती है। यहां जो कुछ भी हुआ उस सब के लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूं। इस अपराध की भावना उसके मन में जागती है। उसके मन में करुणा की बाढ़ आ जाती है
और वो क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा, इन सारे सवालों को बहा ले जाती है। इस बारे में कोई बातचीत ना हो इसलिए वो अपने होठ सी लेती है, और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आज तक एक शब्द नहीं निकालती। और इन दोनों की बाढ़ की चपेट में आने वाले हम सब बाढ़ ग्रस्त हैं। कहीं हमारी गृहस्थी इनकी बाढ़ में बह ना जाए, इस चिंता के मारे रात को जागते रहते हैं। अब तुम्हें समझ में आया कि थप्पड़ क्यों मारा गया? ये थप्पड़ शलाका ने मारा है, इस बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये थप्पड़ खाया अभिषेक ने या डॉक्टर ने, ये मुझे अभी तक ठीक से समझ में नहीं आ रहा। हेलो, मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारी समझ में आ गया है? अब डाल दूं इसे ब्लॉग में? वरुण, मत डालो। क्यों? मैं कह रही हूँ इसलिए। पराग, हाय। हेलो, कम। हे। वेरी पंक्चुअल ना। हाँ, वरुण का है वरुण फार्म हाउस पे गया है अपने दोस्तों के साथ। क्या? आज उसका गेट टुगेदर है ना, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। लेकिन कल तुमने फोन पर तो कहा था कि वरुण को मुझसे बात करनी है। वो मैंने झूठ कहा था। क्या? वरना तुम यहाँ कैसे आते? अरे, लेकिन वरुण को मालूम है मैं आने वाला हूँ। नहीं। चला दिस इज नॉट फेयर। अरे फिर मेरा काम कौन करता? और ये मैं किसी और को बता सकती हूँ? ये तो मैं घर पे करके तुम्हें बता सकता था। 17 साल से प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ जनाब। होमवर्क ना करने वाले बच्चों को ना आंख बंद करके ऐसे पहचान सकती हूँ। उनको ऐसे सामने बिठाया जाता है और उनसे होमवर्क कराया जाता है। अच्छा हो गया तुम आ गए। मुझे गारंटी नहीं थी तुम आओगे या नहीं, वरना हमारी सारी तैयारी बेकार हो जाती। तैयारी है? तुम टीचर्स पसंद करते हो ना? अरे नहीं नहीं, अरे आइस नहीं, इस वक्त अभी आइस ऑन द रॉक्स, मुझे पता है। नहीं, चला हम दोनों के ऐसे रहते हुए ये सब। दैट्स ओके यार पराग, वैसे भी हमारी पिछली पार्टी अधूरी रह गई थी। चस ओके, चस। चस। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। देखो। नॉट बैड। माय फेवरेट। या बट इट्स हार्ड। या तो बीवी के पकड़े जाने के बाद खूब सुनाई होगी उसे। हाँ, बहुत गुस्सा आया था। पहले तो सब ब्लॉग पर डाल दिया, रात को भी सुनाने वाला था। फिर सोचा ये सब करके क्या हाथ आएगा, और वैसे भी मेरे पास कुछ करने के लिए बचा भी नहीं था, तो मैंने कहा जो करना है करो, करो अय्याशी अपने दोस्त के साथ। ऐसा कहा तुमने उसे? मतलब आखिरी लाइन वो सिर्फ मन में बोली मैंने। कम ऑन यार पराग, परसों ही तुम मान गए थे कि हमें अय्याशी नहीं करनी होती है, हमें बस एक्साइटमेंट चाहिए होती है। अरे वैसे तो मैं मान गया था, लेकिन फिर सोचने पर यह ख्याल आया कि एक्साइटमेंट तो हमें चाहिए होती है, जैसा तुमने कहा था, लेकिन इसके साथ हमें अय्याशी करनी ही नहीं होती, ये तुम दावे के साथ कह सकती हो? हमें इच्छा जरूर होती है लेकिन हम कर नहीं पाते, ऐसा कह रही थी मैं। क्यों? क्योंकि हमारे पार्टनर्स का हम पे विश्वास जो होता है। तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि हमारे पार्टनर का हम पर विश्वास होता है? चलो मान लो मुझे आज रात किसी एक औरत के साथ एक होटल रूम में अकेले सोने का मौका मिलता है, और मैं उसके साथ कुछ नहीं करता हूं, तो तुम क्या सोचती हो कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, इस बात पर मेरी बीवी का विश्वास होगा? उसका तो सिर्फ इसी बात पर विश्वास होगा कि ये इसको ऐसा मौका मिल ही नहीं सकता। तो जब ऐसा मौका मिलता है तो कुछ ना करने पर भी शक तो किया ही जाएगा, तो इससे अच्छा है कि कुछ करके ही गाली खा लेते हैं। तो ये सारे चक्कर को ना हम एक दूसरे पर का विश्वास कहकर सारी जिंदगी झूमते रहते हैं। और हम पे जो थोड़े बहुत संस्कार होते हैं। संस्कार? संस्कार की तो बात ही मत करो तुम। संस्कार मन पर किए जाते हैं, शरीर पर नहीं। और शरीर में मन नाम का ऑर्गन कोई होता भी है या नहीं, यह अभी तक हमें पता ही नहीं है।
शादी कराते वक्त हमारे हमारे घर वाले एक बड़ा सा हॉल बुक करके हजारों लोगों को न्योता देकर लाखों रुपए खर्च करके एक दूसरे पर निष्ठा बनाए रखने की एक बड़े संस्कार की गठरी सबके सामने हमारे कंधों पर रख देते हैं और हम भी बेवकूफों की तरह शादी के बाद सारी जिंदगी ये गठरी ढोते रहते हैं। शादी के 10-15 साल बाद हमें यह एहसास होता है कि अरे ये गठरी ढोने पर हाथ तो कुछ नहीं लगा। हम कितना भी जी बहला लें कि ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद हम लोग काफी कल्चर्ड हो गए हैं, फिर भी सारी जिंदगी एक ही आदमी के साथ निष्ठा बनाए रखना हमारे खून में ही नहीं है। और फिर संस्कार की गठरी न ढोने वाले ये हमारे पूर्वज यानी बंदरों से हमें ईर्ष्या होने लगती है क्या? और अचानक हमारी जिंदगी में रिवर्स गियर लग जाता है। बंदर से आदमी बनने के लिए हमने हजारों साल जिस दिशा में सफर किया था, 40 की उम्र के बाद वो फिर से उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है। अपनी सारी होशियारी को इस्तेमाल करके वो डार्विन्स थियरी ऑफ एवोल्यूशन से बगावत कर देता है और फिर से बंदर बनने की ओर चलना शुरू कर देता है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूं। सुमित्रा, वो तुमसे बदला लेना चाहती थी क्योंकि पराग ने उसे नहीं तुम्हें चुना, और पराग तुम्हें सजा देना चाहता था क्योंकि उसके मना करने के बावजूद तुम मुझसे मिलने आती हो। ये मामला आगे ना बढ़े इसलिए मैं पार्टी के अगले दिन डॉक्टर के यहां गया था सुमित्रा से कहने के लिए कि उसे सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। और पराग का भी बिल्कुल वैसा ही है। हम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए, उसके बावजूद उसने तुमसे कुछ नहीं कहा है। क्यों? क्या वजह हो सकती है? सोचा? जब तुम चली गई उसके बाद उसने बहुत बुरा बर्ताव किया मेरे साथ, गालियां दे रहा था मुझे, जो जी मैं बके जा रहा था। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि मैं कुछ ऐसी चीजें जानता हूं जो अगर मैंने ब्लॉग पर डाल दी तो वो डर गया, फोन काट दिया उसने। बस फिर मुझे लगा कि मामला ठंडा हो गया, लेकिन नहीं। जैसे उन्हें पता चला कि वो लोग पकड़े जा सकते हैं तो उन दोनों की इन सब में से बचने की कोशिशें शुरू हो गई। एक बात बताओ, हम दोनों कॉफी पी रहे थे, हम दोनों पकड़े गए, ये बात ब्लॉग पर किसने डाली होगी? पराग ने, क्योंकि हम तीनों को छोड़कर ये बात कौन जानता था? कोई नहीं। मैं तो ये बात भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये ब्लॉग सुमित्रा और पराग ने साथ में मिलकर खोला होगा, क्योंकि हम सब में से कंप्यूटर्स के बारे में पराग सबसे ज्यादा जानता है। इस सफर के पहले स्टेप पर वो भरी पार्टी में अपनी बीवी का खाली ग्लास छोड़ किसी पराई औरत का ग्लास रिफिल करने में लग जाता है। इस स्टेप पर कुछ देर टिकने के बाद थैंक यू। दिमाग लगाकर थोड़ा सा फोन पर डिस्कशन करते हुए उस औरत को वो अगले स्टेप पर ले जाता है। आराम से। अब इस स्टेप पर जब उसे मनचाही चीज नहीं मिलती तो वो अकल लगा के इमोशनल बन जाता है। चुपके से उसके हाथ को अपने हाथों में लिए उस औरत को वो अगले स्टेप पर ले जाता है। अच्छा, हाँ, अब इस स्टेप पर पहुंचने के बाद आगे का सफर एकदम आसान हो जाता है। कैसे? उसके हाथ में लिए उस औरत के हाथ को मजे से हिलाता हुआ ये 40 की उम्र का नौजवान अपने मनचाहे स्टेप पर जाकर बंदर के रूप में विराजमान हो जाता है। ओह माय गॉड। नाइस। तुम्हें गारंटी है सबके साथ यही होता है? नहीं, पर सबको लगता है कि ऐसा ही हो, ये बात तो पक्की है। अब कुछ लोगों को मौका ही नहीं मिलता। ये मौका न पाने वाले बदकिस्मत असल में बड़े भाग्यशाली होते हैं। हाँ। मतलब हमारे माँ बाप की तरह, राइट? नहीं, उनके जमाने में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं थी। क्यों? क्या है कि वो अपने दोस्त की बीवी को भाभी मानते थे, इसलिए कितनी भी अच्छी लगे
अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये वो अच्छी तरह जानते थे। हम्म। और ये सब पाने के लिए उन्होंने कभी मेहनत भी नहीं की, इसीलिए उन्हें तकलीफ भी नहीं हुई। तो हमारे पहले वाली जनरेशन तो बच गई। हम्म। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो ये सब वो आसानी से कर लेंगे। हम्म। प्रॉब्लम है तो सिर्फ हमारे जनरेशन की, इसीलिए ये सब नौटंकी सूझती है। 40 के हो गए हैं, फिर भी कहता है ना, बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गुलाटी मारना कभी नहीं भूलता। मतलब 40 के हो गए, यही प्रॉब्लम है। मतलब नहीं, देखो ना पराग, बच्चे लाइन पे लग गए, बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, लेकिन इसके बाद भी साल बीते बस 40। और इसके आगे अब चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, ना नोबेल प्राइज मिलने वाला है, ना ऑस्कर हाथ आने वाला है। तो बचे हुए 20-25 साल के बस ऐसे ही निकाल दे। नहीं, समझो ना, कोई अगर ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है तो कम से कम एक पन्ना, सिर्फ एक पन्ना तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, रंगीन होना चाहिए। अगर इसके लिए कोई मेहनत कर रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ गलत कर रहा है। अच्छा है, अच्छा है। मतलब तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी रंगीन हो, इसलिए हम दूसरों की बीवियों को चूमते हुए घूमेंगे। अरे यार, अरे ऐसा है तो फिर अपने अदिति और अभिषेक का तो सम्मान करना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया पर, और वो भी इमरान हाशमी के हाथों। इमरान हाशमी के साथ। पराग, तुम ये मान चुके हो कि अदिति और अभिषेक बंदर बन चुके हैं? नहीं, पर वो आखिरी स्टेप पर पहुंच चुके हैं, इसलिए ऐसे होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कुछ लोगों की ना इवोल्यूशन के खिलाफ जाने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी स्टेप से आखिरी स्टेप पर छलांग लगाकर बंदर बन सकते हैं, या फिर लियो जैसे कुत्ते के लेवल पर भी आ सकते हैं। हम सबके बीच भी ऐसा होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए परसों पार्टी में जो कुछ भी हुआ, वो या तो हम में से किसी एक बंदर का काम है, या फिर एक ड्रीम रिपीट करोगी प्लीज? या श्योर, आई एम सॉरी। मैं पहले ही रिपीट करने वाली थी, लेकिन सोचा जल्दी कर दूं तो और अनाप शनाप सोचने लगोगी तुम। थैंक यू। ये जो 3 स्टेप बताए, उनमें से तुम कौन सी स्टेप पे हो? स्टेप? हाँ। इतना पेशेंस कहाँ है? पहले हल चलाओ, फिर जमीन जोतो, बीज बो, और फिर फसल उगने का इंतजार करते रहो। हाँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो तुम्हें एकदम तैयार अनाज चाहिए? हाँ, हमें तो एकदम अभी ऐसे ऐसे तैयार राइस प्लेट चाहिए। ओह। मतलब पार्टी में किसी का पैग भरने का जोश मुझ में नहीं है, ना ही मुझे इंटेलेक्चुअल ब्रोथल, वैचारिक वैश्यालय चलाने में कोई इंटरेस्ट है। 1 मिनट, क्या वैचारिक वैश्यालय? हाँ, तुम्हारा पति जो औरतों से घंटों बातें करने में लगा हुआ रहता है, उसे हम इंटेलेक्चुअल ब्रोथल यानी वैचारिक वैश्यालय कहते हैं। ओह। तो ना ही मुझे किसी का पैग भरना है, ना ही मुझे इंटेलेक्चुअल ब्रोथल चलाना है, और ना ही अपनी सहेली को कंधा देकर अपना शोल्डर मसल डेवलप करना है। तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। मतलब जेन्युइन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इसमें जेन्युइन होता क्या है? जो औरत अपने पति के रहते हुए अगर मुझसे अफेयर करती है, तो वो जेन्युइन कैसे हो सकती है? तो लेकिन उसमें उसकी क्या गलती है? नहीं, देखो ना, तुम अपनी पत्नी को धोखा देकर ये सब कुछ कर सकते हो, तो उसके बदले भला उसने कितना विश्वास और प्यार रखना चाहिए तुम पे, है ना? मतलब तुम्हें इन चक्रों में पड़ना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या है कि अगर वो पहले वाले 3 स्टेप की कसरत ना करनी पड़े, अच्छा। हाँ, या फिर अगर कोई मुझसे इमोशनल एक्सपेक्टेशन ना करते हुए भी ये सब करे, हाँ। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब। अच्छा। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है ना। सीख लो ना फिर। हाँ, सीखूंगा मैं इमरान हाशमी से। क्या? हाँ। और वो सिखाएगा तुम्हें? ठीक है, पर्सनली नहीं सिखाए, हाँ। उसे देख देख कर सीख लूंगा। अच्छा। मैं क्या करूंगा ना, उसका स्टैचू रखूंगा अपने बेडरूम में, और जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य से सीखा था ना, वैसे उसे देख देख कर सीख लूंगा मैं। और इन इमरान हाशमी ने गुरु दक्षिणा में अंगूठे के बजाय और कुछ मांग लिया तो? यार बड़ी डेंजरस हो। अरे Oh, that- सॉरी। No, that's okay, fine. That's okay, fine. मैं चेंज करके आती हूँ।
ओह ओके Okay? सॉरी हाँ That's okay. पराग, हाँ मैं जो कुछ भी बोल रही थी उसके बारे में मत सोचना, अपना काम करना। हाँ 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 कर ही रहा हूँ। जैसे ही ये सब मिलने का प्लान बना रहे थे, इन सबको ब्लॉक पे एक वॉइस मिल आया। कन्फेशन था डॉक्टर की तरफ से। जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब कोई भी डायग्नोसिस कैसे किया जाए, ये पढ़ाते हुए उनके प्रोफेसर ने एक एग्जाम्पल दिया था। एक ट्रेन के डिब्बे में 5-6 मर्द और 2-3 औरतें सफर कर रहे थे। ट्रेन एक टनल में से गुजरती है और डिब्बे में लाइट्स ना होने की वजह से पूरा अंधेरा हो जाता है, और फिर अचानक एक किस लिए जाने की और एक थप्पड़ पड़ने की आवाज सुनाई देती है। ट्रेन टनल से बाहर निकलते ही कोई भी कुछ नहीं बोलता, पर बाकी के सारे सफर में सब लोग एक दूसरे की ओर शक से देखते हैं और असल में क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी स्टेशन आने पर ट्रेन से उतरकर अपने अपने घर चले जाते हैं। असल में क्या हुआ था ये उनमें से किसी को भी कभी पता नहीं चलता, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, क्योंकि उसने ही अंधेरे में अपने हाथों की पप्पी लेकर ताली बजाई होती है। मैंने भी बस उतना ही किया। 40 के उम्र के बाद हमें सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाने की सलाह दी जाती है, फिर चाहे आप कितने ही तंदुरुस्त क्यों न हो। बॉडी में क्या चल रहा है ये जानने के लिए रेडियोलॉजी में एक्सरे, स्कैन, एमआरआई, इस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं, पर दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए कोई भी मशीन नहीं है। इसीलिए डॉक्टर ने ये किया। अगर आपके करीबी व्यक्ति को कोई चीज आपको ना बतानी हो तो उस चीज को ढूंढकर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। हमारा क्या चल रहा है ये अगर हम अपने आप से भी समझ ले तब भी बहुत है। अल्टीमेटली यू आर योर ओन रेडियोलॉजिस्ट।